गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे और अपने घर पे होगे, सेफ होगे। लास्ट क्लास में हमने कौन का कुछ क्वेश्चंस देखा जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखना, फिर इस वीडियो पे आना। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पर आपको थोड़ी सी को कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज भी क्वेश्चंस 3 ही रहेंगे, ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं रखूंगा मैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में भी आपके प्रोफेसर या फिर सर पूछ देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आज देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं बनते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूं। लेट्स बिगिन। ओके, बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शंकु के आधार का एक गुंबज है। शंकु के आधार का एक गुंबज है। गुंबज क्या होता है? गुंबज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। आपने मस्जिद वगैरह देखे होंगे या फिर गुरुद्वारा वगैरह में गए होंगे या फिर मंदिर में गए होंगे, तो मंदिर के ऊपर जो त्रिकोना टाइप का बना हुआ होता है ना, उसी को हम लोग गुंबज कहते हैं। ठीक है, त्रिकोना टाइप का सभी मंदिरों में होता है। आप किसी मस्जिद में भी जाएंगे वहां पर भी होता है, किसी गुरुद्वारा में भी जाएंगे वहां पर भी होता है, किसी टेंपल में भी जाएंगे वहां पर भी होता है। इस तरीके गुंबज बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके का, उसी को गुंबज कहा जाता है। तो गुंबज कैसा है? गुंबज कैसा है? शंकु के आकार का है। अब दूसरा बोल रहा है कि इसकी त्रियक ऊंचाई और आधार का व्यास, त्रियक ऊंचाई यानी कि एल कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, और आधार का व्यास यानी डी, ठीक है, 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर दिया गया। इसके वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से सफेद रंग पोतना है, तो इसका व्यय कितना होगा? यानी कि वो गुंबज है ना, उसको चारों तरफ से पोतना है सफेद रंग से। तो पूछ रहा है कि उसका जो है पूरा खर्च क्या होगा। यदि जो रेट है पेंट करने का वो 100 मीटर का स्क्वायर का कितना है दे ले रहा है, 210 रुपए ले रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, ये हमारा कोई गुंबज है, ठीक है ना, इस तरीके गुंबज है। ठीक है, इस तरीके गुंबज है, ये कोई गुंबज है हमारा मंदिर का। तो हमको पेंट कहां करना है? इसके सतह पर, पूरे तरह सतह पर। तो पूरे सतह पर यानी कि वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है? तो अगर मुझे पता चल जाएगा तो पता भी चल जाएगा कितना एरिया में पेंट करना है। 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, पीछे वाले वीडियो को जाके देखिए, मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, डिटेल से समझाया भी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। राइट है, सही है, क्लियर है? पाई आर एल होता है। कंफर्म हो? कंफर्म हो आप? आई होप कि आप कंफर्म नहीं हो। पाई आर एल होता है, एक बार आप चेक ही होता है। ठीक है, पाई आर एल, तो पाई आर एल का फुल फॉर्म अब यहां पे चाहिए आपको क्या क्या? पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू तो गिवन है लेकिन आर नहीं गिवन है, तो आर यहां से निकल जाएगा हमारा d/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 मीटर। अब यहां पर हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22/7। आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 25। तो यहां से 7 से 7 चला गया, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आता है मल्टीप्लीकेशन आपको। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना आया क्षेत्रफल। ठीक है, बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लगेगा, पेंट करने का रुपया लगेगा 210 रुपया। हमारे पास कितना है? 550 मीटर जगह, कितना रुपया लगेगा? तो हम लोग को क्या करना है? कुल व्यय में क्या करेंगे? जितना जगह है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बटा 100 कर देंगे, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर करना 200 रुपया ले रहा है। तो सबसे पहले हमको 1 मीटर का खर्च निकालना पड़ेगा। तो उतना करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग जो है टोटल एरिया को 100 से डिवाइड दे दें और मल्टीप्लाई कर दें रेट से। राइट, क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब यहां से 1 मीटर का खर्च कैसे निकलेगा मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। चलो रहने देते हैं।
1 मीटर का खर्च निकालने के बाद आपको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, 21 पचे कितना होता है 105, 105 की 5 कैरी 10, 21 पचे कितना होता है 105 और 5, सॉरी 105 और 10 115, 115 इतना रुपया खर्च गिरेगा पूरा टोटल पेंटिंग करने में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने ट्रिक भी बताया आपको। क्या निकालना था यहाँ पे, आपको निकालना था सफेदी करने का व्यय, तो सफेदी करने का व्यय 1155 रुपया खर्च गिरेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। एक शंकु के आकार की, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है बहुत ही अच्छे से आराम से, उसके बाद क्वेश्चन में देखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तीसरा क्या देखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। चौथा क्या देखा जाता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या। और पांचवा क्या देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन में जो निकालना है उसके फॉर्मूले के बेस पर क्या क्या मौजूद है। राइट, सो ये चीजें 5 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक शंकु के आकार का तंबू है। अब तंबू समझते हैं ना आप, तंबू तो समझते ही होंगे ना आप लोग, कभी मेले वगैरह में गए होंगे। हमारे यहाँ तो भाई, मैं बिहार से हूं तो हमारे यहाँ सोनपुर मेला लगता है, तो वहां से बाहर बाहर से लोग आते हैं, तंबू लगा के अपने जो है रहते हैं, खाते हैं पीते, दुकानें लगाते हैं वगैरह। तो तंबू कैसा होता है, तंबू एक झोपड़ी टाइप का होता है, ठीक है ना। उसमें जो है लकड़ी से बनाया जाता है, उसके बाद जो उस पर कपड़ा ढका जाता है, ठीक है, ताकि बारिश वारिश हो तो पानी अंदर ना आए, ठीक है। फिर प्लास्टिक से उसको कवर किया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग तंबू, ठीक है। अब ये तंबू की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो जो दिया गया उसको पहले नोट करेंगे, h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। h इज इक्वल टू 10 मीटर ऊंचाई है। और उसके आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, r इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 24 मीटर। अब ज्ञात क्या क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है कि तंबू की त्रियक ऊंचाई कितनी होगी। तो आसान है, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देख लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, अगर 1 मीटर प्रति 1 मीटर का जो है लागत 70 रुपया है, तो जितना कैनवास लगा है उसका कितना जो है व्यय आएगा, खर्च आएगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, तंबू की त्रियक ऊंचाई कितनी है। तो तंबू की त्रियक ऊंचाई इज इक्वल टू क्या निकालना है हमको, एल निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, कैनवास की लागत निकालनी है, कैनवास की लागत, ठीक है, कैनवास की लागत। अभी कैनवास क्या होता है, तंबू जब लोग बनाते हैं ना, तो तंबू में कपड़ा से ढकते हैं, सिर्फ बांस से खड़ा करने से तंबू नहीं होता है, उसको कपड़े से ढकते हैं। तो जितना कपड़ा लगता है ना, उसी को हम लोग कैनवास कहते हैं। उसको जो है हम लोग प्लास्टिक का भी बनाते हैं, कपड़े का भी बनाते हैं, तो उसी को कैनवास का। तो कितना कपड़ा लगेगा उसी का जो है लागत पूछ रहा है। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ कि एल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने अगर फॉर्मूला का वाला वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पहले उस फॉर्मूले के वीडियो को देखना, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 24 का पता है आपको कितना होता है, बताइए 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 24 का कितना होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576, ठीक है, 576, ठीक है, 576 अगर आप करके देखेंगे तो आएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पे इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 676। और 676 किसका रूट होता है पता है, स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर मैं अभी लिख दूंगा, आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, आपको मैंने बताया भी था एक वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी इसका होता है कितना होता है 26,
यानी कि 26 मीटर आपका क्या निकला, एल निकला। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर 26 मीटर। ठीक है, उसमें कैनवास कितना लगा हुआ है मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कैसे स्क्वायर निकलता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। बड़ा ही आसान है, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, 24 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी का 3 लकीर खींच देंगे। ठीक है, 3 लकीर खींच दिया मैंने। अब 4 का पहले, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 16 कैरी 1, ध्यान रखिएगा मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, कैरी 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 हो गया, और 8 जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 हो गया। 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। 17 की कितना हो गई, 7, कैरी 1, तो 1 1 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर करके एक जो कैरी बचा ना उसको ऐड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और एक कैरी है 5, तो कितना आ गया, 576, 576। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब रूट का क्या होगा भाई, तो रूट का थोड़ा सा आपको वर्गमूल आना चाहिए। वैसे अगर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा मैं कि रूट को कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा रूट का भी शॉर्ट ट्रिक। तो ये मैंने जो बताया है इसको आप, एक वीडियो है इसका, मैं वो वीडियो आपको लिंक में डाल दूंगा ताकि आप इसको स्क्वायर को आसानी से सीख सके। लिंक में डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं ताकि मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताऊं कि कैनवास कैसे निकलेगा। तो पहला का आंसर मेरा निकल गया है कितना, 26। दूसरा आगे निकालता हूं। ठीक है, ये तंबू है, इस पर कपड़ा लगाना है, तो कपड़ा कहां लगेगा, पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। नीचे तो नहीं लगेगा, नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं क्योंकि तंबू है, नीचे तो जमीन है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जितना क्षेत्र रहेगा उतना ही हमारा खर्च गिरेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल लिख देता हूं उसे। ठीक है, आप समझ लेना क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्यों पाई आर एल होगा, क्योंकि कैनवास जो है कैसा बना हुआ, सॉरी तंबू कैसा है, तंबू है शंक्वाकार। कैसा है, शंक्वाकार। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका लगेगा, शंकु का लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला में मैं आपको लिख दूं सारी चीजें। तो 22/7, आर का वैल्यू यहां से 24 और यहां से क्या हो जाएगा 26। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जितना भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट इजी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन को। अब आप देखिए, मान लीजिए जितना आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहां पे कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 70 रुपया। तो जितना आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। तो टोटल खर्च के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और लिखूं। ठीक है, कुल व्यय कितना हो जाएगा आपका, 22/7, 24, 26 और यहां पे कितना हो जाएगा 70। तो अब यहां से 70 से कट गया ये 10 बाद में। ठीक है, अब यहां पर इजी थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं नीचे वाला ताकि आपको आंसर निकाल सकूं। ठीक है, थोड़ा सा आंसर निकाल सकूं यहां पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा टफ होगा थोड़ा सा। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 22 24 कितना होता है, 88 होता है। 88 का 8। ठीक है, कैरी 1 कैरी 8। अब 22 दूनी 44 और 8 कितना होता है, 44 और 8 कितना होता है 52, 52। और यहां पर हो जाएगा आपका 600 260। ठीक है, अब 260 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सॉरी फॉर दैट, टाइम लग रहा है। आप इसको, मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं ताकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, जैसे कि 8 6 48, हाथ में 4, 12 4 16, 16 16 32 की 2, हाथ में 3, हाथ में 3, 30 3 33, 33 और 4 37 की 7, हाथ में 3, हाथ में 3, 10 और 3 13 रुपये। आप देख लेना थोड़ा कैलकुलेट करके, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है,
इतना को मल्टीप्लाई करेंगे इतना से तो इतना ही आंसर आएगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं सिखाऊंगा, आगे किसी भी छोटी वीडियो में सिखा दूंगा, छोटा रील बना के आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना वीडियो को रिबैक करके पीछे करके। ठीक है, आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से पढ़ेंगे, शांति से, और इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या निकालना है इसमें। या बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूं। कह रहे दो शंकु के व्यास समान है। ठीक है, अब कोई शंकु है, दो शंकु है यहां पे मैंने दो शंकु बना दिए। ठीक है, इसका व्यास और इसका व्यास क्या है, समान है, आर डी है और ये भी डी है। ठीक है, व्यास समान। कह रहा है इनकी तिरछी ऊंचाई कहने का मतलब ये वाली, तिरछी ऊंचाई कहने का मतलब ये वाली का अनुपात दिया गया है। तो इसका मान लेते हैं L1 और इसका मान लेते हैं L2। तो दोनों का अनुपात L1 बाई L2 कितना हो जाएगा, 5/4। क्लियर है। तो कह रहा है तो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। तो दोनों का अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, R1 L1 और पाई बट्टा R2 L2। तो ये अब यहां पर कह रहा है कि D सेम है। अब D सेम है तो R भी सेम होगा, नहीं होगा। अगर D सेम है, व्यास सेम है, तो सिंपल सी बात है। मान लो सपोज कि व्यास जो है हमारा 10 है और इसका भी व्यास 10 है, तो R कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यहां भी R कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी कि अगर व्यास समान है तो R यानी त्रिज्या जो होगी वो भी समान होगी। तो यहां पर R2 R1 नहीं देंगे, यहां पर दोनों में क्या कर देंगे, R कर देंगे। पाई तो सेम होता ही है, पाई का एक ही वैल्यू है 22/7। तो ये दोनों तो कट गया, बचा क्या, L1 बाई L2। इसका वैल्यू कितना है, 5/4। यानी कि जो अनुपात आया वो कितना है, 5:4 आंसर होगा। यानी कि यही आंसर होगा आपका। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। 8-9 के बच्चे को थोड़ा कभी समझ में आता है, बट ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि क्या होगा। बड़े बड़े लोगों को भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बचपन से ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पे, और जब हम लोग को कंपटीशन पड़ता है तो ये चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, कई बार होता है ऐसा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आज मैं पेपर पढ़ रहा था, मैं बेसिकली बहुत ही कम पढ़ता हूं पेपर, लेकिन आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक न्यूज था, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो आप भी शेयर कर देना। ठीक है, हमारे देश में कुछ समय पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, कि हमारे देश में पढ़े लिखों की कमी थी। राइट, बहुत ही कम पढ़े लिखे हमारे देश में थे। इस वजह से हमारे देश को पिछड़ा देश कहा जाता था, क्योंकि हम लोग के देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन आज हम लोगों की आबादी पूरे वर्ल्ड की आबादी से सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी चाइना को भी हम लोग बीट कर चुके हैं आबादी में। तो हमारे पास जो यूथ है ना, जो पढ़े लिखे यूथ है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ है हमारे देश में, पढ़े लिखे यूथ है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे देश में, मैंने पढ़ा यहाँ पे कि हमारे देश में ऐसी चीजें चल रही है कि जिसके कारण से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। रीजन बिहाइंड इट मुझे पता चला कि लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको कोई भी स्किल का नॉलेज नहीं है। किताबी भाषा तो है, किताबी ज्ञान तो है, बट स्किल की नॉलेज नहीं है। तो एक संस्था है जिसको हम लोग नैस्कॉम जो कहते हैं, ठीक है ना, नैस्कॉम, ठीक है, नैस्कॉम, हाँ नैस्कॉम, ये क्या करती है, ये हमारे देश में रिसर्च करती है और पता लगाती है कि हमारे देश की प्रगति कैसे होगी, मतलब कि ग्रोथ कैसी चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने पता लगाया तो बताया कि 2026 तक हमारे देश में 3 करोड़ ऐसे यूथ की जरूरत होगी जो जिनके पास अपनी कोई स्किल है, लाइक दैट कि आप अगर क्या कहते हैं कि ये वेब डिजाइनिंग करते हो, डाटा एनालिसिस करते हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ये सभी जो है आपके एक्स्ट्रा स्किल्स हैं।
ठीक है। तो ये सब में नॉलेज आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो बहुत ही बड़े लोग भी देख सकते हैं, छोटे लोग भी देखेंगे। बच्चों को जो 8-9 के बच्चों को होंगे, मैं उनको कहूंगा, ठीक है, 8-9-10 के जो बच्चे होंगे उनको मैं कहूंगा कि किताबी भाषा अच्छी बात है, आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें घुस जाना, ठीक है, किताबी भाषा को ही अपनी दुनिया बना लेना आज के समय की ये नीड नहीं है। आज के समय की नीड है कि आप आसपास के चीजों को नॉलेज लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि देश अभी आगे बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है और अभी डिजिटलाइज जमाना है। तो आप लोग को कोई ना कोई स्किल पर अपनी पकड़ बनानी होगी, ठीक है। अब वो स्किल कुछ भी हो सकता है, जो आपको पसंद पड़े, जो आपको अच्छा लगे, उस स्किल पे पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगा कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं बोलना चाहूंगा कि एक अपनी पसंदीदा स्किल पे अपनी कमांड, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको आगे कभी भी मतलब कि किसी के सामने नीचा नहीं दिखाएगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, लेकिन पढ़ाई को एज अ जॉब लेके चलना कि मुझे आगे जाके जॉब करना है, तो ये बड़ी गलत चीज है, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसी स्किल पर भी फोकस करना होगा जो आपको पसंद है, ठीक है। लाइफ में आगे जाके हो सकता है कि वो आपको नाम कमा के दे दे, ठीक है। तो NASSCOM मैंने एक नाम लिया है, आप अगले क्लास में लेके आएंगे कि NASSCOM है क्या, ठीक है। NASSCOM होता है कि कौन सी संस्था है, कब स्थापना हुआ, कहां का संस्था है, क्या करता है, मैं अगले क्लास में ना इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है। देखो, एक टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बुक का क्वेश्चन पढ़ा देना नहीं, एक परफेक्ट नॉलेज देना भी, कि जो बच्चे उससे पढ़ेंगे ना एक अच्छे नागरिक बने। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता मैं, ताकि आप लोग एंजॉयमेंट के साथ पढ़े इसको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको मेरी वीडियो आए ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू सो मच।